नीचे हेडिंग विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुण। अभी तक हमने विद्युत आवेश में जो भी लेक्चर दिया है, इससे पहले सारे लेक्चर को पॉइंट बाय पॉइंट करके हमें नोट कर ले रही है। विद्युत आवेश के गुण में पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, और ये सबको जानकारी होना चाहिए। अभी तक में पहला प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं कि विद्युत आवेश दोनों तरह का फोर्स लगा सकता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों तरह का फोर्स लगा सकता है। जब समान प्रकृति का विद्युत आवेश होगा, प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण, और जब विपरीत प्रकृति का विद्युत आवेश होगा तो वो आकर्षण फोर्स लगाएगा। ये विद्युत आवेश का एक पहला कैरेक्टर हमें नोट करनी है, और ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं। हमारा पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा समान प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच विकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। लिखेंगे, देखिए समान प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, 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 विद्युत आवेशों के बीच विकर्षण होता है। समान प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच विकर्षण होता है, विकर्षण होता है, विकर्षण होता है, तथा 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 विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, तथा विपरीत प्रकृति से विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है और पहले से इसके बारे में आपको जानकारी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, सुनिए, अच्छा, जब भी हम कोई भौतिक राशि पढ़ेंगे, जब भी कोई भौतिक राशि हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका हम 5 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वो भौतिक राशि अदिश है या सदिश है। दूसरा पढ़ेंगे वो मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अगला हम पढ़ेंगे उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा। फिर पढ़ेंगे उस भौतिक राशि का बीमा क्या होगा। फिर पढ़ेंगे उस भौतिक राशि का सूत्र क्या होगा, और एक और पढ़ेंगे उस भौतिक राशि का परिभाषा। ये देखें, ये 5-6 चीज हर एक भौतिक राशि का हम लोग अध्ययन, पीछे चले जाओ, नहीं दिख रहा है तो, उस हर एक भौतिक राशि का ये 5-6 चीज हम लोग अध्ययन करेंगे। अदिश है या सदिश है, मूल है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, सूत्र क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। इसको यदि हम छोड़ दें, इसको रहने दीजिए, इसको यदि हम छोड़ दें फिर भी कितना बचता है, 5। ये देखें, पहले तो उस भौतिक राशि का हम परिभाषा देख लेंगे कि परिभाषा क्या होगा, और उस परिभाषा के आधार पर हम उसका सूत्र देखेंगे, और उस सूत्र के बेसिस पर उसका मात्रक और बीमा देखेंगे, और फिर देख लेंगे उस राशि का कैरेक्टर, अदिश है या। ये 5 चीज, यदि क्लास 12th में आपको 50 भौतिक राशि पढ़ना है, 50 भौतिक राशि का ये 5 चीज आपको पढ़ना होगा, 5 पॉइंट करके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, ये करना ही होगा हर हाल में। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो क्लास 12th में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। किसी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट की तो और सर बताएंगे। पिछले बार 2023 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 2023 में केवल सूत्र, मात्रक और बीमा से 31 क्वेश्चन पूछा हुआ था। सोच सकते हैं, केवल किसको, सूत्र से, बीमा से और
31 क्वेश्चन पूछा हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। केवल सूत्र, बीमा और मात्रक याद रख लेना भौतिक राशि का, जो भी भौतिक राशि है। और 30 से 40 भौतिक राशि से ज्यादा राशि नहीं होगा आपको पूरे सिलेबस में। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा किया जाए, 20 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो 5 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या रहता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है। तो जितने भी भौतिक राशि यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका ये 5 चीजें हम लोग देखेंगे। अदिश या सदिश है, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, सूत्र क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। अभी हम लोग एक भौतिक राशि को पढ़ रहे हैं, किसको, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का हमने एक चीज पहले कर लिया, परिभाषा। परिभाषा में बता चुका हूं। आज हम लोग देखते हैं ये अदिश है या सदिश है, फिर मात्रक, बीमा और सूत्र इसका देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यही देखने वाले हैं कि विद्युत आवेश अदिश राशि होगा या सदिश राशि होगा। तो सोचिए, विद्युत आवेश अदिश राशि होगा या सदिश। अच्छा, भौतिक राशि में जनरली हम दो चीज की चर्चा करते हैं। एक तो चर्चा करते हैं परिमाण और एक दिशा। दो चीजों की हम चर्चा करते हैं भौतिक राशि जब हम अध्ययन करते हैं, या कम से कम एक का तो चर्चा करेंगे। किसका, परिमाण क्या होता है, जैसे 2 kg, 5 kg, 10 न्यूटन, 20 एम्पियर, 4 मीटर, ये सब क्या है, परिमाण। और दिशा तो समझ रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पूरब से 10 डिग्री उत्तर, ये सब डायरेक्शन हो गया। तो जब भी हम भौतिक राशि की चर्चा करते हैं तो परिमाण और दिशा, इसकी हम चर्चा करते हैं। वह भौतिक राशि जिसका वर्णन करने के लिए, जिसके बारे में बोलने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत होती है। केवल परिमाण हमने बोला और आपको समझ आ गया, तो ऐसे भौतिक राशि को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अदिश के अंतर्गत रखते हैं। वह भौतिक राशि जिसको हमने बोला और आपको समझ आ गया, जिसका परिमाण हमने बोला और आपको समझ आ गया। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, देखिए फिर से मैं 1 मिनट समय लेकर बता देना चाहता हूं कि विद्युत आवेश अदिश होगा या सदिश होगा, ये 2 सेकंड का काम है बताना, अदिश है या सदिश है। तो मैं डायरेक्ट लिखाना है, अब मुझे डायरेक्ट लिखाना ये चाहिए कि ये अदिश राशि या सदिश राशि है। क्योंकि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, ये कहाँ का टॉपिक है, क्लास 11th का टॉपिक है, 11th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर पहले यही बता देता हूँ अदिश क्या होता है या अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। आज मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर बता रहा हूं, इसके बाद जब भी कोई भौतिक राशि आएगा उसमें मैं इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा, वहां मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा अदिश है या सदिश है। तो हम लोग के यहाँ होती है, हम लोग जब 12th में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और उसमें 11th की टॉपिक का कोई काम होता है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग 11th की टॉपिक को एक्सप्लेन कर लेते हैं, तब जाकर हम उस 12th के टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी राशि के बारे में बता रहा हूँ 12th में अदिश है या सदिश है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अदिश क्या होता है या सदिश क्या होता है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आगे से डायरेक्ट मैं लिखाऊंगा अदिश है या सदिश है। चलिए, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी दीजिए, दुकानदार समझता है और आपको 5 किलोग्राम चीनी दे देता है। किस भौतिक राशि की हम चर्चा कर रहे हैं वहां, द्रव्यमान की, मास की। तो आपने द्रव्यमान की चर्चा करने के लिए दुकानदार को आपने बोला 5 किलोग्राम चीनी दीजिए, दुकानदार ने दे दिया, वो समझा। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने दुकानदार को बोला 5 किलोग्राम चीनी दीजिए, उन्होंने आपसे रिपीट क्वेश्चन किया किस दिशा में दे, कभी पूछा है? नहीं। द्रव्यमान को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, केवल परिमाण बोलिए, आपका काम चल जाएगा, आप भी समझेंगे, सामने वाला भी समझेगा। तो द्रव्यमान का वर्णन करने के लिए केवल परिमाण से काम चल जाता है, इसलिए द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। तो अदिश के अंतर्गत ये देखिए, जो मास है, द्रव्यमान है, वो अदिश राशि हो जाएगा। चलिए, उसी तरह आपने हमसे पूछा यह क्लास कितनी देर चलेगी, मैंने बोला यह क्लास 1 घंटा चलेगी। क्या आप रिपीट ये क्वेश्चन पूछोगे किस दिशा में 1 घंटा चलेगी? नहीं, मैंने बोला 60 मिनट चलेगी, आप समझ गए हो। इसमें भी हमें दिशा की जरूरत नहीं है। किस भौतिक राशि की हम चर्चा कर रहे हैं, समय, समय की चर्चा कर रहे हैं ना, ये क्लास कितनी देर चलेगी। तो समय को बोलने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड बोल दो, 60 मिनट चलेगी, आपको 5 मिनट गीत गाना है, सामने वाला समझ जाता है, केवल परिमाण से हमारा काम चल जाता है। तो समय भी बोलो मत, फटफट आ गया। या ज्यादा समझ आता है मैं बैठ जाता हूँ बेंच पर आकर, समझाओ, मेरा काम हो जाएगा।
तो समय एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका वर्णन करने के लिए हमें परिमाण की ही केवल जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह एक बाल्टी में पानी है और ये पानी गर्म है। कितना गर्म है? आप बोलते हो 40 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें हमें डायरेक्शन बोलना पड़ता है? नहीं। पानी कितना गर्म है इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, दिशा की जरूरत नहीं है। इसलिए तापमान भी कैसी राशि? तापमान भी अदिश राशि है। तो इसी तरह आप देख लीजिए, जिस भौतिक राशि में हमें दिशा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमने परिमाण बोला और सामने वाला उसको क्या किया? समझ गया, वैसे राशि को हम अदिश राशि कहेंगे। सदिश किसको कहेंगे? वेक्टर। वह राशि जिसमें केवल परिमाण से हमारा काम, आपको दिशा बोलना ही पड़ेगा। केवल परिमाण बोलेंगे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, आप उस भौतिक राशि के बारे में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एक बूढ़ा अंकल यहाँ आया, नीचे सड़क पर आपसे उसकी मुलाकात होगी और आपसे उन्होंने पूछा कि बाबू खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? तो आपने पोजीशन क्या है? मुझे खगड़िया जंक्शन जाना है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? तो आपने जवाब दिया अंकल को कि आप यहां से 300 मीटर चले जाइए, खगड़िया जंक्शन मिल जाएगा। अब वो व्यक्ति 300 मीटर गया लेकिन खगड़िया जंक्शन नहीं पहुंचा, वो जेल गेट के पास इधर पहुंच गया। देखिए, काम हुआ? नहीं हुआ, कंफ्यूजन हुआ। क्यों कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि आपने केवल क्या बोला? परिमाण बोला। 300 मीटर चलना, केवल आपने परिमाण बोला, दिशा नहीं बोला आपने, इसलिए कंफ्यूजन हुआ और हमारा काम नहीं हुआ। वो व्यक्ति फिर से रिटर्न यहाँ आया और इस बार दूसरे स्टूडेंट से उसकी मुलाकात होगी। दूसरे स्टूडेंट को उन्होंने पूछा मुझे खगड़िया जंक्शन जानी है, खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? दूसरा स्टूडेंट ने उसको बोला कि आप पश्चिम दिशा में चले जाइए, खगड़िया जंक्शन पहुंच जाइएगा। यहां से इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। वो व्यक्ति पश्चिम दिशा गया और खगड़िया नहीं पहुंचा, जंक्शन पर नहीं पहुंचा, कासिमपुर पहुंच गया। कहां प्रॉब्लम हुई? इस बार उन्होंने केवल क्या बताया? दिशा बताया, परिमाण नहीं बताया कि पश्चिम दिशा में कितना चलना है। तो प्रॉब्लम हुआ। यानी स्थिति को बताने के लिए केवल परिमाण से हमारा काम नहीं चलेगा, केवल दिशा से भी हमारा काम नहीं चलेगा। फिर से बेचारा रिटर्न आया और इस बार एक होशियार आदमी मिल गया उसको, फिजिक्स का कोई टीचर मिल गया। उन्होंने फिजिक्स के टीचर को बोला कि खगड़िया जंक्शन की स्थिति क्या है? तो वो फिजिक्स का टीचर है, उनको नॉलेज है। उन्होंने बोला यहाँ से 300 मीटर पश्चिम चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, 300 मीटर पश्चिम। अब वो व्यक्ति 300 मीटर चलेगा और किस दिशा में चलेगा? पश्चिम चलेगा, और एग्जैक्ट 300 मीटर पश्चिम में खगड़िया जंक्शन है, तो वहां पर ये पहुंच गया। तो स्थिति को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, एक से हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए स्थिति को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। उसी तरह फोर्स, बल। बल कैसी राशि है? एक ठेला वाला अंकल सड़क पर खड़ा है, सब्जी लेकर जा रहे और उनका ठेला एक गड्ढा में फंस गया। यहाँ पर सड़क है, ये इतना चौड़ा सड़क है और इस सड़क पर यहाँ पर थोड़ा गड्ढा था और उसके बगल में वो बड़ा गड्ढा है। ठेला फंस गया और आप पढ़ने के लिए क्लास जा रहे हो और आपको बोला कि बाबू थोड़ा धक्का दे दो, आपने धक्का दे दिया। उन्होंने बोला थोड़ा धक्का दे दो और आपने क्या किया? धक्का दिया और उसका रिक्शा गड्ढा में जाकर गिर गया। दोनों में लड़ाई हो गया, तो मैं हो गया। क्यों लड़ाई हो गया? उन्होंने क्या बोला? क्या नहीं बोला उन्होंने? दिशा। बस उन्होंने बोला धक्का दे दो, आप चलते चलते इसे धक्का दे दिए, रिक्शा कहाँ गिर गया? गड्ढा में गिर गया, ठेला, लड़ाई हो गया। तो झगड़ा का कारण क्या है? डायरेक्शन। क्योंकि धक्का क्या है? फोर्स है ना। उन्होंने फोर्स लगाने बोला और उन्होंने डायरेक्शन नहीं बोला, केवल बोला थोड़ा सा धक्का दे दो, थोड़ा सा। तो आपने थोड़ा सा धक्का दे दिया, लेकिन इधर धक्का दे दिया, उसको जाना आगे था तो गड्ढा में जाकर गिर गया। फिर से दोनों व्यक्ति में सुलह हुआ और इस बार उस व्यक्ति ने अपना जो गलती था उसको सुधार लिया। इस बार उन्होंने बोला आगे धक्का दे दो। कहां धक्का दे दो? फिर से उन्होंने मिस्टेक कर दिया, फिर से लड़ाई हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने केवल क्या बोला? दिशा। कितना जोर से आगे धक्का देना ये नहीं बोला है,
अब इंटर का लड़का ठहरा तो गर्म खून वाला, इंटर का लड़का, उन्होंने जोर से धक्का दे दिया, इतना जोर से धक्का दे दिया कि रिक्शा वाला को 5 मीटर जाना था, रिक्शा 150 मीटर दूर चला गया। क्या नहीं बोला उन्होंने? हाँ, परिमाण नहीं बोला। इस बार उसको पूरा फिजिक्स समझ आ गया रिक्शा वाला को। अब वो बोलता है कि थोड़ा सा आगे धक्का दे दो, थोड़ा सा आगे। अब आपको नॉलेज में है थोड़ा ही धक्का देना है और आगे धक्का देना है। परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए फोर्स का वर्णन करने के लिए। ऐसे फोर्स का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए फोर्स भी किसी राशि होगी, सदिश राशि। तो एक लाइन में आप क्लियर हो जाइए, इतना एग्जांपल काफी है। अदिश कौन होगा? सदिश कौन होगा, जिसमें फोर्स के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। कितना होशियार आदमी अभी सोच रहा होगा कि हमको धक्का देने बोलता है तो केवल धक्का देने बोलता है, फिर भी हमारा काम चल जाता है। धक्का देने बोलता है, आप धक्का दे देते हो इसलिए काम चल जाता है, क्योंकि आपके पास आंख है। आपका आंख बंद कर दिया जाए और बोला जाए धक्का दो, तब क्या करोगे? कहेगा धक्का दो, तब क्या करोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता किधर है। तो उस समय आपको ये जरूरी हो जाएगा कि आगे धक्का देना है, दाएं धक्का देना या बाएं धक्का देना। उस समय फोर्स जरूरी हो जाएगा। ये तो हमारे पास दिमाग है तो हम अपने दिमाग से कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे सड़क है तो धक्का भी कहां देना है? आगे ही धक्का देना है, ये समझ। लेकिन फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक वस्तु पर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उसी वस्तु पर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कोई आदमी मुझे बताइए टोटल कितना फोर्स लग रहा है? कितना कितना? 1 न्यूटन। चलिए, जो व्यक्ति 1 न्यूटन बोल रहा है, अब मुझे बताइए, अभी किसी ने 1 न्यूटन बोला, ये एक वस्तु है, इस पर 4 न्यूटन लग रहा था और इस पर कितना लग रहा था? 3 न्यूटन। कितना लग रहा है? 4 न्यूटन इधर लग रहा है और एक और फोर्स 3 न्यूटन उधर ही लग रहा है। कितना लग रहा है? फिर एक कहां से आया? एक कहां से आया? तो आपने गलत बोला। केवल फोर्स के परिमाण को देखकर आप नहीं बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये तो 7 न्यूटन लग रहा है, 7 न्यूटन ना। फिर से मैं पूछ रहा हूं, एक वस्तु है, उस पर 4 न्यूटन लग रहा है और 3 न्यूटन लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है? हम नहीं बोल सकते हैं। यदि आप फिर से कहोगे टीचर ने तो 7 न्यूटन बोला है, हमने, आप 7 न्यूटन बोल दोगे तो मैं कहूंगा 4 न्यूटन इधर लग रहा है और 3 न्यूटन इधर लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। क्योंकि इस 3 में से ये 3 इसके 3 को कैंसिल करेगा, इधर क्या बचेगा? इस बार तो 1 ही न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स का वर्णन करने के लिए केवल परिमाण से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें डायरेक्शन चाहिए। कान भी चाहिए और आंख भी चाहिए। कान से हम फोर्स का परिमाण सुनेंगे और आंख से डायरेक्शन को देखेंगे। तो लेकिन अदिश राशि में ऐसा स्थिति नहीं है। अदिश में क्या होगा? आपको बोलेगा 5 केजी चावल और 2 केजी चावल कितना? 7 केजी। एक चावल का मुंह इधर है, एक चावल का मुंह इधर है, उल्टा है, तो क्या घटा दोगे? कितना होगा? 7 केजी होगा। तो किसको ऐड करना, किसको पढ़ना टफ है, अदिश को या सदिश को? हाँ, सदिश को। सदिश में हमें कान चाहिए, आंख चाहिए। अदिश में आंख नहीं भी है, केवल कान ने सुन लिया 2 मिनट और 4 मिनट, कितना हुआ? 6 मिनट। ये देखिए, तो अदिश राशि को हम साधारण तरीका से जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन सदिश राशि को हम साधारण तरीका से जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्शन पर निर्भर करता है, डायरेक्शन चेंज, इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये हमारा अदिश सदिश होता है। सदिश को पढ़ना बड़ा टफ होता है। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, विद्यार्थी को बुखार लग जाता है जब ये शब्द सुनाई देता है उसको, सदिश। क्योंकि सदिश में हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है और डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे इसमें लफड़े होते हैं, बहुत सारा तरीका होता है, उसमें हाथ को घुमाना पड़ता है। 11th में आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल वगैरह, बहुत सारा इसमें झंझट होता है। अदिश है तो कोई झंझट नहीं, सीधा क्या कर दो, जोड़ दो। अब सवाल आता है विद्युत आवेश क्या है, अदिश है या सदिश है? तो देखिए, विद्युत आवेश में यदि दिशा की जरूरत पड़ रहा है तो सदिश है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ रहा तो अदिश है। तो विद्युत आवेश को बोलने के लिए क्या दिशा की जरूरत पड़ता है? तो जितना हमने लेक्चर दिया सबको सुनिए, ये सोचिए,
इससे पहले मैं लेक्चर क्या दिया करता था, दो वस्तु को घर्षित किया, दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या कभी इसका जरूरत हमें पड़ा कि चार्ज किस दिशा में उत्पन्न हुआ? नहीं, बस चार्ज उत्पन्न हो गया, दूसरे वस्तु पर ये फोर्स लगा सकता है। तो विद्युत आवेश का वर्णन करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए विद्युत आवेश अदिश राशि होगा। और अदिश राशि जो ही विद्युत आवेश होगा, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले ही क्या हो गई, खत्म हो गई। कौन सा? डायरेक्शन वाला। नहीं तो हमारा माथा पच्ची होता डायरेक्शन निकालने में। तो विद्युत आवेश में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होगी। यदि आपको पूछे एक वस्तु पर 2 कूलम है, एक वस्तु पर 4 कूलम है, तो टोटल कितना? 6 कूलम। एक वस्तु पर 9 कूलम है, एक वस्तु पर -3 कूलम है, तो टोटल 9 में -3 को जोड़ेंगे 6 कूलम करके आ जाएगा। तो विद्युत आवेश को हम साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि यह अदिश राशि है। तो दूसरा पॉइंट हम यही देखने वाले हैं। देखिए ये पहली बार है, इसलिए मैंने इतना समय लिया समझाने में। बाकी अब से जब भी कोई भौतिक राशि आएगा, मैं डायरेक्ट उसके बारे में 3-4 सेकंड में लिखा कर आगे बढ़ूंगा, ये अदिश है या सदिश है। देखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। 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 विद्युत आवेश को उसी में लिखते चलिए, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश को साधारण, विद्युत आवेश को साधारण, विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा, 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 विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है। साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा घटाया जा सकता है। विद्युत आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। चलिए दूसरा गुण था, तीसरा गुण लिखिए विद्युत आवेश का। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी में हमें यह देखना है कि विद्युत आवेश मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अच्छा, मूल भौतिक राशि होने के लिए या व्युत्पन्न भौतिक राशि होने के लिए, अदिश होने के लिए या सदिश होने के लिए, सबसे पहले राशि को भौतिक राशि होना पड़ेगा। यानी भौतिक राशि का ही टाइप होता है मूल और व्युत्पन्न, अदिश और सदिश। तो पहले तो ये कोई राशि भौतिक राशि होना चाहिए, और जब वो भौतिक राशि है तब उसके बारे में सोचेंगे मूल है या व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले उसे भौतिक राशि के कैटेगरी में आना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछूंगा बुढ़ापा अदिश राशि है या सदिश राशि है? जब मैं पूछता हूं बुढ़ापा अदिश है या सदिश है, सारा व्यक्ति अपना दिमाग का जोर दे देता है अदिश होगा या सदिश होगा इस पर सोचने पर, जबकि पहले तो ये सोचना होगा कि बुढ़ापा भौतिक राशि है या नहीं है। तो बुढ़ापा भौतिक राशि नहीं है, पहले तो भौतिक राशि होना चाहिए। बुढ़ापा भौतिक राशि क्यों नहीं है, और भौतिक राशि कहते किसको है? सोचिए। तो वस्तुओं और घटनाओं का वह गुण जिसको मापा जा सके क्या कहलाएगा?
भौतिक राशि। मैं दो शब्द बोल रहा हूं, वस्तु और घटना, और इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, गुण। इसमें भी मैं क्या जोड़ रहा हूं, गुण। वस्तुओं और घटनाओं का वह गुण जिसको मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। वस्तु में क्या क्या होगा, ये पेन क्या है, वस्तु है। बोर्ड क्या है, वस्तु है। हमने आपको थप्पड़ मारा, फोर्स लगाया, ये वस्तु है या घटना है, घटना है। तो घटना का एक कैरेक्टर होता है, गुण होता है, और उस गुण का नाम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स घटनाओं का एक क्या है, कैरेक्टर है। जो भी घटनाएं हो रही है नेचर में, उसमें से एक घटना का नाम हमने क्या रखा हुआ है, फोर्स रखा हुआ है। उसी तरह इस तार में करंट फ्लो हो रही है, वस्तु है या घटना है, घटना है। करंट का फ्लो होना क्या है, तो नेचर में एक और घटना हो रही है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, विद्युत धारा रखा हुआ है। उसी तरह और बोलते जाइए, एक हमने इसको छोड़ दिया, ये चलना शुरू किया, इसकी कुछ चाल है, इसके पास चाल है, ये चाल वस्तु है या घटना है, घटना है। तो नेचर में एक और घटना हो रही है और उस घटना का नाम हमने क्या रखा हुआ है, चाल रखा हुआ है। तो घटनाओं के पास बहुत सारे गुण हो सकते हैं और उस गुण का हम कोई ना कोई क्या करते हैं, नाम रखते हैं और उसको हम मापते हैं। यदि हम उस घटना के गुण को माप पाते हैं तो वो भौतिक राशि है, और नहीं मापेंगे तो भौतिक राशि नहीं है। तो वस्तुओं और घटनाओं का गुण आपने देख लिया। उसी तरह ये वस्तु है और इसका गुण क्या होगा, साइज। साइज किसका गुण है, वस्तु का। और कौन सा गुण होगा, द्रव्यमान। इस वस्तु के पास एक और गुण है और उस गुण का नाम हमने क्या रखा है, द्रव्यमान रखा हुआ है। तो वस्तुओं के पास भी बहुत सारे कैरेक्टर हो सकता है, घटनाओं के पास भी बहुत सारे कैरेक्टर हो सकता है, और यदि उस गुण को हम माप लेते हैं तो उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलेंगे, और उसका एक नाम भी रख देते हैं। उस समय एक नाम तो रखना है ना। तो वस्तुओं और घटनाओं का वह गुण जिसको मापा जा सकता है क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे इस वस्तु का एक गुण है क्या, साइज। क्या इसके साइज को हम माप लेते हैं, हाँ, इसके साइज को मापने का तरीका हमारे पास है। किसमें मापते हैं, लंबाई में। जिस चीज में हम मापते हैं इसके लंबाई को, साइज को, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, लंबाई। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। तो लंबाई क्या है, वस्तु का गुण है, और इस गुण को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए भौतिक राशि है। उसी तरह आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पर बहुत सारा पैकेट रखा हुआ है, किसी वस्तु, शक्कर का पैकेट रखा हुआ है एक पन्नी में बना बनाकर। आपने दुकानदार से पूछा इसका रेट क्या है, दुकानदार बोलता है 20 रुपया आप दे दीजिए, कोई भी पैकेट आप ले लीजिए। तो आप क्या करते हैं, 20 रुपया देते हैं, क्या कोई भी पैकेट ले लेते हैं, नहीं। लेने से पहले आप एक काम करते हैं, दो पैकेट को उठाकर ऐसे देखते हैं, देखते हो ना, क्या देख रहे हो आप, वस्तु का एक गुण देख रहे हैं, एक गुण को माप रहे हैं ना, और उस गुण को हमने क्या बोला हुआ, मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, अलग अलग तरीका से माप सकते हैं। और अलग अलग तरीका में एक तरीका ये भी है कि दोनों को उठा लेते हैं, जो ज्यादा दाबेगा उसका द्रव्यमान, ये भी तरीका है ना मापने का, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम ये जब कम या ज्यादा वाली बात हो तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन ज्यादा मास का है, कौन कम मास का है, द्रव्यमान। तो हमारा कुछ काम किससे चलता है, लंबाई से। कुछ काम किससे चलता है, द्रव्यमान से। लंबाई से कौन काम चलता है, आप दुकान पर जाते हो, दुकानदार को कहते हो हमें 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, दुकानदार समझता है या नहीं, समझता है, क्योंकि उसने भी लंबाई के बारे में पढ़ा हुआ है, तो 1.5 मीटर कपड़ा आपको दे देता है। हमें 2 मीटर लंबी छड़ी चाहिए, आप 2 मीटर लंबी छड़ी लाकर हमें दे देंगे। कुछ काम इससे चलता है। दो व्यक्ति है, कौन ज्यादा लंबा है, ए व्यक्ति 5 फीट लंबा है और व्यक्ति बी 6 फीट लंबा है, बताइए किसका साइज ज्यादा होगा, बी का। तो हमारे पास मापने का तरीका और हमारे काम चल जाता है। कुछ काम किससे चलता है, हम दुकान पर जाते हैं 2 केजी चीनी दीजिए,
दुकानदार क्या होता है, समझता है और हमारा काम चल जाता है। लेकिन जरा आप ये सोचिए, जिसके पास लंबाई का नॉलेज हो ही ना, जिसको यही नहीं पता हो कि लंबाई होता क्या है, क्या उसका काम चलेगा? नहीं चलेगा। एक बच्चा को 8 महीना, 1 साल या 1.5 साल के बच्चा को 1,000 रुपया दे दो और आप उसको बोलो जाओ कपड़ा खरीदाओ, दुकान पर बैठा दो और बोलो कि दुकानदार से कपड़ा खरीदो, क्या वो कपड़ा खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों? तो उसके पास नॉलेज नहीं है लंबाई क्या होता है। जब तक आपको लेंथ का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे कपड़ा का। तो मुझे बताइए, ये जो भौतिक राशि लंबाई है ये क्यों बनाया गया? ताकि हम अपना काम कर सके, हम लोग एक दूसरे की भाषा को समझ सके, इसलिए ये बनाया गया। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में इसे बना दिया गया, हमें जरूरत पड़ा इसलिए हमने लंबाई बना दिया। उसी तरह मास, एक छोटा 4 महीना का बच्चा बोलता है, नहीं बोलता है, तो थोड़ा और उसमें जोड़ दीजिए, 7-8 महीना का ही बच्चा ले लीजिए, उसको रुपया दे दीजिए और दुकान भेज दीजिए कि जाओ पावर तेल ले आओ, ले आएगा पावर तेल, जाएगा दुकान पर, यदि तेल तेल तुतला कर बोल भी दिया तो समझ नहीं आएगा दुकानदार को। दुकानदार को द्रव्यमान के बारे में नॉलेज है लेकिन बच्चा को नहीं है। सोचिए, दुकानदार को नॉलेज है लेकिन बच्चा को नहीं है, क्या एक दूसरे की भाषा को वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो पढ़ा लिखा दोनों को जरूरी होना है या एक को जरूरी है? हाँ, सबको पढ़ा लिखा होना जरूरी है ताकि एक दूसरे की भाषा को क्या कर सके, समझ सके, नहीं तो बोका बनकर रह जाओगे। इसलिए आप टीचर के पास जाकर पढ़ते हो लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ताकि आपकी नॉलेज हो कि किलोग्राम क्या होता है, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, फीट क्या होता है। नहीं तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अभी मैं खड़ा करूंगा इसमें, बोलूंगा आपके पास कितना जमीन है, अब या मैं बोलूंगा कि आपके पास 2 डेसिमल जमीन है, अब मेरा मुंह देखेगा ऐसे से, दो डेसिमल क्या होता है। यदि आपको डेसिमल का नॉलेज नहीं है, फिर आप अपनी जमीन के बारे में नहीं जानेंगे कि आपका जमीन कितना है, तो दूसरा कोई क्या करेगा, जोत लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जमीन कितना था। तो भौतिक राशि का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएंगे, लोग आपको ठग लेगा। कुछ काम लंबाई से, कुछ काम, लेकिन सारा काम हमारा इसी दोनों से नहीं चलता है। जैसे मैं बोलूंगा ये क्लास कितनी देर चलेगी, आप क्या बोलेंगे, 5 मीटर चलेगी, क्या बोलेंगे 15 केजी चलेगी, इस दोनों आप नहीं बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि भौतिक राशि 2 हमने बना लिया सारा काम हमारा इसी से चलेगा। कुछ ऐसे काम है जो इस दोनों में आप नहीं बोल सकते, और ये काम कौन सा है, समय। तो समय, इस दोनों में समय को नहीं बोल सकते हैं, और इसलिए हमें समय को एक अलग से नया भौतिक राशि बनाना पड़ गया, और इसको मापने का हमारे पास क्या है, तरीका है, इंटेलिजेंस है कि हम समय को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, जिसको नहीं माप सकते हैं नहीं कहलाएगा। जैसे वस्तु का एक और गुण होता है सुंदरता, सुंदरता किसका गुण है, वस्तु का। आपको 2 वस्तु दिया गया है और बोला जाए कौन ज्यादा सुंदर है, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं। आपको एक वस्तु दिया गया और आपसे ये पूछा जाए कितना सुंदर है ये वस्तु, आप 2 ही शब्द यूज करेंगे, ज्यादा सुंदर है या। लेकिन फिजिक्स में ज्यादा कम से काम नहीं चलता, एक संख्या बोलना पड़ता है, क्वांटिटी आपको बोलना पड़ता है। बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। बुढ़ापा को नहीं मापा जा सकता है कि कौन व्यक्ति कितना बूढ़ा है, उसके लिए हम एक संख्या नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बुढ़ापा हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है कितना, 5 मीटर, 10 केजी, 25 मिनट, नहीं बोल सकते। माँ के प्यार को हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, माप नहीं सकते, इसलिए माँ का प्यार कोई भौतिक राशि नहीं होगा हमारा, ये भौतिक राशि नहीं होगा। तो भौतिक राशि होगा कौन, जिसको मापा जा सकता है, वो भौतिक राशि होगा। हाँ, यदि बुढ़ापा को मापने का तरीका हमें पता चल जाए, इसमें से कोई आदमी मन लगाकर पढ़ रहा है और आगे जाकर इंजीनियर वैज्ञानिक बन गया और उसके पास इतना बुद्धि आ गया कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरीका बता दिया जिससे बुढ़ापा को क्या किया जा सके, मापा जा सके, तो उस दिन से हम बुढ़ापा को क्या करेंगे, मापना शुरू कर देंगे। उस दिन से बुढ़ापा को मापना शुरू कर देंगे हम लोग, और उसके लिए एक संख्या बोलेंगे, ये व्यक्ति इतना बूढ़ा है, ये व्यक्ति इतना बूढ़ा है। तब जब आप मेरा फॉर्म लेंगे एडमिशन कराने के लिए, उसमें मैं समय एक
राशि पूछता हूं। आप जब फॉर्म लिए थे उसमें अपना समय लिखा था ना आपने, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कौन सी भौतिक राशि है? समय है ना। आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? समय, कि जब से आप जन्म लिए तब से कितना समय हो चुका है, ये पूछा जा रहा है ना। तब एक और भौतिक राशि हमारे फॉर्म में रहेगा कि आपकी बुढ़ापा कितना है, ये देखिए। और इसके लिए आपको एक संख्या देना पड़ेगा यहाँ पर। आप समय डेट ऑफ बर्थ में बोलते हैं 19 साल, ये बोलते हैं ना। सामने वाले को समझ आता है कि 1 साल पहले बालिग हुआ है ये। बुढ़ापा बोला जाएगा। क्या अभी हम बुढ़ापा के लिए कुछ यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। बुढ़ापा को मापने का तरीका नहीं है। आप तरीका ढूंढ लो, एक राशि हो जाएगा ये। ऐसे नहीं भी नहीं ढूंढोगे तो अच्छा रहेगा बुढ़ापा के लिए। चलिए, तो कुछ काम हमारा किससे चलता है? कुछ काम हमारा समय से चल जाता है कि 4 सेकंड तक खड़े रहना है। आपको नॉलेज है 4 सेकंड तक। मैं 1 सप्ताह से अस्पताल में रहा हूं। सामने वाला समझ जाएगा कि 1 सप्ताह कितना दिन होता है, वो समझ जाएगा 7 दिन तक ये कहाँ रहा होगा, अस्पताल में रहा होगा, क्योंकि समय भौतिक राशि का हमने एक तरीका बनाया हुआ है। उसी तरह कुछ काम हमारा समय से चलता है, लेकिन अभी भी सारा काम हमारा इन तीनों से। कुछ काम ऐसे है, जैसे एक बाल्टी में पानी है, कितना गर्म है? 5 मीटर गर्म है, 10 kg गर्म है, 5 सेकंड गर्म है, नहीं बोल सकते। बाल्टी में रखा हुआ पानी कितना गर्माहट है, उसकी हॉटनेस कितना गर्म है, इस चीज को हम इस तीनों में नहीं बोल पा रहे, लेकिन इसे तो हमें बोलना है, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है कि क्लासरूम इतना गर्म है, ये वस्तु इतना गर्म है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मजबूरन एक नया राशि। अच्छा, ये जानबूझकर बना रहे हैं अलग अलग राशि या मजबूरन बना पड़ रहा है? मजबूरन बनाना पड़ रहा है। यदि क्लासरूम कितना गर्म है इसको हम लंबाई में ही बोल पाते तो बनाने की जरूरत ना नहीं थी, लंबाई में ही बोल लेते हैं हम लोग इसको। तो एक नया राशि हमने क्या बनाया, तापमान। तो हमारा कुछ काम कैसे चलता है, लेकिन अभी भी हमारा सारा काम इससे। देखिए, ये सारे राशि ऐसे राशि में बोल रहा हूं जो किसी पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतंत्र है। लंबाई को हम द्रव्यमान में नहीं बोल सकते, द्रव्यमान को हम तापमान में नहीं बोल सकते, तापमान को। ये क्लास कितना गर्म है आप नहीं बोल सकते कि 5 kg गर्म है। ये क्लास कितना गर्म है आप नहीं बोल सकते 4 सेकंड गर्म है। तो ये सारे राशि स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये अपना अस्तित्व वाला राशि है। इसलिए ऐसे राशि को हम क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशि। वो भौतिक राशि जिसके बारे में बोलने के लिए हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है, स्वतंत्र होता है, अपने आप में अस्तित्व में रहता है, मूल भौतिक राशि। और इसी तरह हमने कितना बनाया हुआ है, विद्युत धारा। कुछ काम हमारा किससे चलता है, विद्युत धारा से। और ज्योति, इस बल्ब से कितना प्रकाश निकल रहा है, 5 मीटर, समझ आ रहा है? 4 सेकेंड 5 kg प्रकाश निकल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रकाश निकल रहा है, 5 एम्पेयर प्रकाश निकल रहा है, 5 मोल प्रकाश निकल रहा है। पदार्थ की मात्रा एक होता ना। तो इस बल्ब से कितना प्रकाश निकल रहा है, इसको हम किस में मापते हैं, ज्योति तीव्रता में मापते हैं। इस तरह से हमने कितने भौतिक राशि, 7 भौतिक राशि बनाया हुआ है, और इसी 7 भौतिक राशि से हमारा सारा काम चलता है। आप कोई एक ऐसा काम बताओ जो ये 7 से नहीं होता है, सोचिए अपने आसपास। आ रहा दिमाग में आता, क्योंकि लोअर क्लास में आपने इस तरह से पढ़ा ही नहीं था। लोअर क्लास में आप इस तरह से पढ़ा रहा था तो अभी दिमाग में आता। अभी जब मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं तो आगे आपके दिमाग में आएगा, दूसरा टीचर जब पढ़ाएगा। जैसे इसी पेन के बारे में आप ले लीजिए, इसके बारे में क्या जानकारी आपको लेना है, इसकी साइज क्या है, ये जानकारी लेना है। किस में बोलेंगे, इसका द्रव्यमान कितना है, यानी कितना भारी है, किस में बोल देंगे। कितना समय तक ये इससे हम लिख सकते हैं, किस में बोलेंगे। कितना गर्म है ये, किस में बोल देंगे। यदि इसमें करंट फ्लो हो रही है तो कितना करंट फ्लो हो रही है। यदि इससे प्रकाश निकल रहा है तो कितना प्रकाश निकल रहा है। यदि निकल रहा है तो कितना, किस में मापेंगे,
और इसमें कितने छोटे छोटे कण हैं, इसको हम किस में मापेंगे? छोटे छोटे कण से मिलकर बना ना, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें, इसको हम किस में मापेंगे? यानी इसकी हर एक नॉलेज हम इस साथ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई ऐसा वर्क आप मुझे बताओ जिसको हम इन सातों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा वर्क? आप बुढ़ापा मत बोल देना, उसको तो पहले ही हमने बोला वो भौतिक राशि है नहीं, क्योंकि उसके मापने का इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस दोनों रेखा के बीच ये झुकाव है ना, झुकाव कितना है? और ये हमारी बोलचाल की भाषा है नहीं है, बहुत यूज करते हैं पोल में। ये पोल में हम दो रॉड देते हैं तो दोनों के बीच कितना झुकाव रखना है, या गाड़ी को कितना एंगल से झुकाना है, ये सारे चीज तो आप पढ़ते हैं। तो इस दोनों रेखा के बीच कितना झुकाव है? 5 मीटर, समझ आया? 10 केजी झुकाव है, समझ आया? नहीं। 5 सेकेंड झुकाव है, समझ आया? नहीं। 5 डिग्री सेल्सियस झुकाव है, 5 एम्पियर झुकाव है, 5 कैंडला झुकाव है, 5 मोल झुकाव है, नहीं समझ आ रहा है। इसके बीच कितना झुकाव है, सातों में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो हमारे वैज्ञानिक ने फिर से सोचा कि इसको कैसे मापा जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में। झुकाव, मैं झुक रहा हूं, ऐसे झुक रहा हूं, ऐसे कितना डिग्री में झुक जाऊंगा कि गिर जाऊंगा। ये एक घर ऐसे बना हुआ है और ये खंभा ऐसे झुक रहा है, कितना डिग्री झुकेगा कि क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हमें झुकाव तो चाहिए, तो इसके लिए फिर से हमारे वैज्ञानिक ने इस पर सोचा और एक तरीका ढूंढा, और इसके लिए एक राशि बनाया। उस राशि को हम क्या कहते हैं? समतल कोण। और बाद में एक और बनाया गया ठोस कोण। इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब 11 की है। तो टोटल कितना? 9 हो रहा है। तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? अब दुनिया का हर एक काम इसी 9 से हमारा चलता है, इसलिए हमारी दुनिया 9th डायमेंशन, 9वें आयाम की दुनिया है। आप कहीं कहीं देखते होंगे हम लोग किस में जी रहे हैं? 9 डायमेंशन में जी रहे हैं। ये 9th डायमेंशन की दुनिया है। 10वीं भौतिक राशि आज तक नहीं बना है, 9th डायमेंशन की दुनिया है ये। अब आइए, और ये सारे के सारे कौन सी राशि होंगे? अब हमें इस क्लासरूम का साइज मापना है, ये फर्श का। बताइए किस में मापे? या इसको मापने के लिए एक नया भौतिक राशि बना ले? हमारे वैज्ञानिक ने बोला नहीं, नया भौतिक राशि बनाने की जरूरत नहीं। आप इसके इस क्लासरूम के इस लंबाई को इस लंबाई से क्या कर दो? गुना कर दो। यदि ये 40 मीटर है और ये 20 मीटर है, तो 40 मीटर और इस 20 मीटर को गुना कीजिए, कितना आएगा? 800 मीटर। मीटर 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 स्क्वायर। तो ये इस लंबाई को गुना करोगे तो ये पूरा माप आपको आ जाएगी, ये पूरा फर्श की माप आ जाएगा। तो इस फर्श का माप कितना है, इसका काम हमने किससे चला लिया? लंबाई से। एक लंबाई और दूसरा लंबाई को हमने क्या कर दिया? माप दिया, पूरा माप आ गया हमारे पास। तो और इसका नाम एक हमने नया नाम रख दिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुना लंबाई। लंबाई एक प्रकार का और दूसरे चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? ये तो नाम हम अलग रख देते हैं ना, लेकिन है क्या? लंबाई। तो देखिए क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल को हमने एक्सप्रेस कर दिया, व्यक्त कर दिया किसमें? लंबाई। क्या ये नया भौतिक राशि है? नहीं, हमने डिराइव कर दिया क्षेत्रफल को किसमें? डिराइव। डिराइव का मतलब उसमें व्यक्त कर देना। डिराइव कर दिया किसमें? लंबाई में, इसलिए इसको डिराइव्ड राशि कहेंगे। डिराइव्ड को हिंदी में व्युत्पन्न, ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। उसी तरह एक गाड़ी जा रही है, उसकी चाल कितनी है? तो चाल को हमने बोला ये नया राशि नहीं है हमारा। 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। 1 सेकेंड में समय जितना दूरी तय करेगा, देखिए समय और लंबाई, इसलिए चाल भी नया भौतिक राशि नहीं होगा। ये होता है दूरी बटा, दूरी एक तरह का क्या है? लंबाई, और समय। तो चाल को हमने इसी दोनों में व्यक्त कर लिया, मूल भौतिक राशि में, इसलिए चाल हमारा ये मूल भौतिक राशि नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने इसमें व्यक्त कर लिया। तो वह भौतिक राशि जिसको मूल भौतिक राशि में व्यक्त कर दिया जाता है, वैसे भौतिक राशि को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। तो बल, क्षेत्रफल, आयतन, यानी इस 9 को छोड़कर जितना भौतिक राशि आपको पता है सब क्या है?
हर एक भौतिक राशि का फॉर्मूला आप जाकर देखिए, उस इस 9 में से कोई ना कोई उसमें रहेगा ही। एक ऐसा फॉर्मूला जाकर ढूंढिए जिसमें ये 9 नहीं है, ये 9 में से कोई ना कोई जरूर रहेगा हर एक भौतिक राशि में। तो क्षेत्रफल, चाल, ये सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न। अब मुझे बताइए आवेश कौन सा है, ये आपका विद्युत आवेश, व्युत्पन्न या मूल? मूल राशि है, इसमें है विद्युत आवेश Q बराबर, आपने 10th में पढ़ा होगा, विद्युत धारा गुना समय, ये आपने पढ़ा होगा ना। दिए गए समय में जितना करंट फ्लो होगी उस करंट और समय को गुना कीजिए, क्या क्या लाएगा, विद्युत आवेश। देखिए विद्युत धारा गुना समय विद्युत आवेश होता है। विद्युत धारा कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। समय कैसी राशि है, मूल भौतिक राशि। तो आवेश को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मूल भौतिक राशि में। तो आवेश किस पर निर्भर करता है, मूल भौतिक राशि पर, इसलिए आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। तो याद रखना है विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न। आगे से जब भी मैं मूल और व्युत्पन्न लिखाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा, इतना मैं बहस नहीं करने वाला हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा बहस कर दिया, आपने जो हमें 4000 3000 फी दिया ना, उससे ये क्या है, बाहर है। ये 11th वाला 3000 में था, 4350 में। ये देखिए, तो आगे से मैं इतना बहस नहीं करूंगा क्योंकि आपने 11th में ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। लिखो तो आप लिखिए, विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। 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 एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बच्चा रेक्टिफिकेशन कर लेता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है मूल भौतिक राशि, जो किसी पर निर्भर करता है होता क्या भौतिक राशि। बच्चा को ये समझाओ भौतिक राशि क्यों बनाया गया, बनाया गया तो 9 क्यों बनाया गया, 6 बना लेते, 12 बना लेते, 9 ही क्यों बनाया गया। और भौतिक राशि से होता क्या है हमें नॉलेज नहीं रहता है, बस मूल व्युत्पन्न हम लोग करते रहते हैं। तो ये सारा 11th का है। आगे से हम लोग, अच्छा केवल भौतिक राशि बनाने से हमारा काम चल जाएगा, नहीं, मैं छुट्टी शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं अभी। हमने एक भौतिक राशि क्या बनाया, तो केवल लंबाई बनाने से हमारा काम, जैसे मैं बोलूंगा यहां से खगड़िया जंक्शन की लंबाई कितनी है, एक ने बोला या आपने पूछा यहां से खगड़िया जंक्शन की लंबाई कितनी है, मैंने बोला 300 है, कितना, समझ आया, नहीं समझ आया। आपने पूछा सर इसका द्रव्यमान कितना है, मैंने बोला इसका द्रव्यमान 2 है, समझ आया। आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, हो रही है, आपको लग रहा होगा अंदर से कुछ और चीज सर बोलते हैं तो क्या हो जाता, समझ आ जाता। वो जो जिस चीज की कमी महसूस हो रही है उसको मात्रक कहते हैं। यानी यहां पर मैं लगा देता हूं मीटर, तो खगड़िया जंक्शन की लंबाई कितना है, अब आपको समझ आ रहा है क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इतना है, तो इतना इतना कितने बार, 300 बार। इसका द्रव्यमान 2 है, नहीं समझ आ रहा, मैंने यहाँ ग्राम लगा दिया, समझ आ रहा है। 2 ग्राम आपको पता है 1 kg का 5वां भाग, ये 5वां भाग ही होता ना, 2 5, हाँ 5वां भाग, 1 kg का 5वां भाग कितना होगा, 1000 होता ना 1 kg में, 1000 को ये 5 टाइम्स 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम कर लीजिए, 200 ग्राम 1 kg का कितना हो जाएगा, 5वां भाग हो जाएगा। यानी हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी, मात्रक की। तो विद्युत आवेश भी भौतिक राशि है, इसको मापने के लिए क्या चाहिए, मात्रक। तो अगले क्लास से हमारा मात्रक पर चर्चा होगा। अब 16 को आएंगे, 16 से आएंगे।